ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी का विशेष साक्षात्कार आप अब सुनेंगे। नमस्कार, मैं हूं शीला चावला और आप सभी श्रोताओं का आज के इस विशेष कार्यक्रम में दिल से स्वागत। श्रोताओं, पूरे भारतवर्ष के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हाल ही 26 नवंबर को हमने संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया और इस तरह हमारा देश भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने साल 2015 में भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने के दिन यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। तब से हर साल देश संविधान दिवस का जश्न मनाता आ रहा है, पर इस बार बात कुछ अलग है क्योंकि 75 वर्ष का स्मारक समारोह वर्ष भर चलेगा। इस दौरान पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रोताओं, संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही हम आज आपके लिए ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। चूँकि संविधान दिवस हमें ये अवसर देता है कि हम इसकी विशेषताओं, मूल्यों और आदर्शों को गहराई से समझें और इसका सम्मान करें। इसी विशेष अवसर को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी। वे लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों के संरक्षण में उनकी बेहद महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका अभिनंदन। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के साथ संविधान की विशेषताओं, संविधान दिवस की प्रासंगिकता और अन्य पहलुओं पर बात करेंगे और इस बातचीत में मेरा साथ दे रहे हैं भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी और सहायक निदेशक समाचार डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। हम उनका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद शीला जी और माननीय अध्यक्ष महोदय का पुनः स्वागत। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भारतीय मानते हैं कि हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संविधान दिवस का क्या उद्देश्य है और इसका क्या महत्व है। भारत जब स्वतंत्र होने लगा जी, यह देश किन विषयों पे किस प्रकार आगे बढ़ेगा, उसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष जो बाद में राष्ट्रपति बने, ऐसे सामान्य राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने। कई प्रारूप और कई विषय थे, अलग समितियों के अध्यक्ष बने, लेकिन महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने जी। उस समय यह चर्चा हुई और चर्चा के दौरान यह सामने आया कि अपने देश का संविधान ऐसा हो जो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इसलिए इसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के पहले शब्द ही भारत के, हम भारतवासी ऐसा शब्द है, ताकि ये हमारा ही है, हमारे द्वारा बनाया गया है और हमारे लिए बनाया गया है। इस प्रकार की अनुभूति शायद विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। जितना विस्तृत और लिखित और बड़ा संविधान हमारा है, विश्व के किसी भी देश का नहीं है। इवन ब्रिटेन का भी संविधान छोटा है, लेकिन वो अधिकतर परंपराओं के आधार पर चलता है जी। लेकिन हमारे यहाँ परंपराओं के साथ साथ लिखित संविधान में, जिसके अंदर लगभग 395 तो अनुच्छेद हैं और उसके साथ 8 अनुसूची जानती हैं, जो अब 400 के आसपास हो गए, 12 अनुसूचियाँ। इतना बड़ा संविधान जिसमें लोगों के गण का भी, यानी हमारे यहाँ समानता का व्यवहार हो, न्याय सबको मिले और सबके विकास में सहभागिता हो, समानता का व्यवहार हो, इस प्रकार के मूल कुछ बातें उसमें ली गई। लेकिन जब संविधान बनने लगा, बनते बनते जब समाप्ति की ओर था, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ध्यान आया, इसे 3 चीज़ों की कमी रह गई। वह कमी थी
सभ्यता, संस्कृति और जीवन मूल्य, इन तीनों का समावेश उसमें नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि इसका समावेश यदि फिर से करेंगे तो समय अधिक लग जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने वहाँ प्रत्येक अध्याय के फ्रंट पे जो चित्र दे करके उसे इन तीनों चीज़ों का समावेश किया। जी। यदि उसमें विस्तार से यदि मैं कहूँ तो उन मूल्यों के आधार पे भगवान राम का उसमें जब लौटे हैं उसका चित्र है, हनुमान जी का चित्र है, विक्रमादित्य जी का चित्र है, और भारतीय सभ्यता जो सबसे पुरानी है, मोहनजोदड़ो, जिसने विश्व को कैसे जीना सिखाया है, एक नगर कैसे बसे उसकी उसमें विवरण है। ऐसा मोहनजोदड़ो का भी उसके अंदर विवरण है, सम्राट अशोक का विवरण है, और यहाँ तक कि पुराने समय में उज्जैन के जो न्यायप्रिय हमारे महाराज विक्रमादित्य, उनके राज दरबार का चित्र, यानी प्रत्येक अध्याय पर एक एक चित्र, वो 22 चित्र हैं। मैंने उनको गहराई से देखा तो उसके अंदर इस प्रकार का हमारे महापुरुषों का भी है, झांसी की रानी का उसके अंदर चित्र है, नेताजी सुभाष चंद्र उसका है, छत्रपति वीर शिवाजी का है, तो उससे लगता है गुरु गोविंद सिंह का है, उससे लगता है कि संपूर्ण हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो जो महापुरुष हुए, जिनका उसमें सहभागिता रही, उन सबके तो है विवरण, लेकिन साथ में प्राचीन सभ्यता से लेकर के और जीवन मूल्य कैसे होने चाहिए उसे भगवान राम का उल्लेख करके वो सब कुछ दर्शाया गया है। लंका विजय हुई, बुद्ध का जीवन चरित्र जिसने विश्व को सारी दृष्टि दी, उसका भी है। तो मतलब इतना महान संविधान, मैं समझता हूँ उस पर हमको गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। तो इसलिए कई लोग कहते भी हैं ये हमारे लिए पावन ग्रंथ है और हमारे भारत की आत्मा है। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बात करी कि शुरू में ही कि हमारा जो संविधान है वो हमें समानता का अधिकार देता है, और भी बहुत सारे अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं, लेकिन साथ ही संविधान में कर्तव्य भी हैं जिनका भी उल्लेख है, और इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि कर्तव्यों के निर्वहन के परिप्रेक्ष्य में आपके क्या विचार हैं? प्रारंभ में जो संविधान बना उस समय ये माना गया जी। कि कर्तव्य अपने आप में निहित है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद अनुभव आया कि ये निहित होने से नहीं, जरा उसका संविधान के अंदर जोड़ा जाना आवश्यक है। यानी उस बार में एक संशोधन, तो कुल मिलाकर के 106 संविधान में संशोधन किए गए। उसमें एक ही इस प्रकार का संशोधन हुआ जिसको बाद में स्वीकार नहीं किया गया। 99 वाला वहाँ पे उसमें था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि असंवैधानिक बताया। उसका तात्पर्य था कि संशोधन जो है वो आशा अनुरूप नहीं था, वह न्यायिक आयोग से जुड़ा हुआ था। बाकी के सारे संशोधन आज भी स्वीकृत हुए, और उसमें से एक संशोधन मेरे ध्यान में 42वां था, इतना मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान में है, लेकिन वह कर्तव्यों के साथ अधिकार एक पक्ष है, लेकिन जब अधिकारी लोगों के ध्यान में आएंगे तो कर्तव्य कहाँ से जुड़ेंगे? कर्तव्य यह है कि सबको जियो और जीनोदे का है। यदि आप सोचते हो कि आपके अधिकार हैं तो दूसरे को भी उतने अधिकार हैं, तो उससे अधिकारों का वह भी पालन कर सके, इसके लिए फिर आपको कुछ कर्तव्य होने चाहिए। मैं उन अधिकारों का उपयोग करूं तो निश्चित रूप से कठिनाई होगी। अब जब आते हैं आपके कर्तव्य क्या है, तो ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, ये समाज के जितने लोग हैं सब मेरे ही समाज के अंग हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और उस कर्तव्य में देश के प्रति भी मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो देश के खिलाफ हो। मेरे पड़ोसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो जो जिससे उसको कोई कठिनाई अनुभव हो। तो इस प्रकार का कर्तव्यों का भाव धीरे धीरे, केवल अधिकार, कई लोग कहते हैं अभिव्यक्ति का अधिकार, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार ये नहीं कि सामने वालों को ठेस पहुंचाओ। आपको यदि किसी पूजा पद्धति का है तो आपको पालन करने का आपको आज़ादी है, लेकिन ये नहीं है कि आप दूसरे के अंदर व्यवधान डालो। जी सर। तो सबको अपने पूजा पद्धति का अधिकार, सबको अपना जीव को उपार्जन करने का स्वतंत्र अधिकार। कहीं भी जाकर के भारत में आप कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हो, कहीं भी आप रह सकते हो, ये आपके अंदर पूरा अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। तो अब केवल आज भी कई बार अनुभव आता है कि वो केवल अधिकारों का ही उपयोग करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, तो सारी चीजें उसमें उल्लेखित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जबकि हमारा संविधान 75 वर्ष का हो चुका है, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आप इसके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां देखते हैं? तो हमारे ये संविधान को अमृतकाल का समय है, और उस संविधान में जिस प्रकार का कुछ लोग संविधान के प्रति भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे संविधान को, लोकतंत्र को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, न कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। यदि अभिव्यक्ति पे बैन होता तो जिस प्रकार के विपक्ष के लोग
या अन्य समाजों के लोग स्वतंत्र रूप से होकर के भारत में घूम भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, यहाँ तक विदेशों में जाकर के भी अपनी अभिव्यक्तियां कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो नहीं होती। इसीलिए ये चुनौती यह है कि उन चीज़ों को समझा जाए, उन चीज़ों को जाना जाए। पहले बात तो मानसिकता ये बनाई जाए कि यह संविधान मेरा है, हमारी जन के लिए है, जनता के द्वारा है, इसका मैं सम्मान करूं और इसमें जो उल्लेखित बातें हैं उसका भी मैं सम्मान करूं और उसमें देश सर्वोपरि है। ये आज का नेशन फर्स्ट का जो भाव है, मेरे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जिस कारण राष्ट्र को हानि पहुंचे। ये सोच आज की बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभिव्यक्ति का हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। दो समाजों के अंदर किस प्रकार सा विभेद पैदा हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। कई इस प्रकार की गतिविधियां जो समय समय पर सरकारें कुछ कानून बनाती हैं, उसका फिर पालन करने में कई बार कठिनाई होती है। और हम पूजा पद्धति जरूर एक है, लेकिन जब हम सनातन की बात आती है, जैसे मैंने कहा संविधान के अंदर पूरा ही सनातन को दे रखा है, उस सनातन का विचार करना और संविधान के पालन करने में सहयोगी और सहभागी बनना, न कि वह देश को तोड़ने के लिए कहीं हम उसके किसी धारा का उपयोग करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा जो आपके समान अवसर वाला अवसर बड़ी चुनौती है कि सबको अवसर नहीं मिलते, सस्ता न्याय मिले, न्याय सबको मिले, यह चुनौती है। न्याय इतना महंगा हो गया है कि व्यक्ति को कई बार न्याय के लिए जब कोर्ट जाता है तो उसका जीवन बीत जाता है, कई बार उसको न्याय नहीं मिलता। जी मैं तो कुछ उदाहरण सामने आए कि वो अपने परलोक पधार गए तो भी उसके इसका समाधान नहीं हुआ। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सबको सही समय पर और सस्ता न्याय यह मिले, यह आवश्यक है। रोजगार मिले समय पे, तब जाकर के अपने जीव को उपार्जन कर सके। समानता का अवसर यह है कि जिस प्रकार का विवरण है उस प्रकार से उसको भी कहीं परीक्षा में बैठना है, कहीं आगे इंटरव्यूज है, उसको समान अवसर मिले। लेकिन फिर भी अपने यहाँ उस समय सबने तय किया, आरक्षण की व्यवस्था तय की, तो जो कमजोर विषय है उसकी भी, उसमें जो कमजोर लोग हैं उनकी भी व्यवस्था है। लेकिन यह नहीं कि पर्टिकुलर वर्ग को तो मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। जब चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना सबको अधिकार है, तो हर एक को मतदान करने का अधिकार है, यह तो हमको मिल रहा है। राजनीतिक तो हमको समानता मिली है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता अभी भी हमसे कुछ दूर है, जिसको समानता लाने के लिए हमको विशेष प्रयत्न करने होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में संविधान के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं, ये प्रश्न सभी जानना चाहते हैं। और नई पीढ़ी को संविधान के आदर्शों से जोड़ने के लिए आपके क्या सुझाव है कि नई पीढ़ी को हम किस प्रकार हमारे संविधान के जो आदर्श हैं उनसे जोड़ सकते हैं? मुझे लगा कि संविधान बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, यदि उसको पढ़ लें तो शायद बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और हमको भी जो बताया गया, केवल इसको औपचारिक दृष्टि से हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना करके और एक कार्यक्रम करके अपनी इतिश्री मान ली, जबकि उससे इतिश्री नहीं होती। मैं भी कई बार मंत्री रहा, बाकी जगहों पे भी रहा, तो हम गए, झंडा फहराया, जनगणमन किया, कुछ किसी का उद्बोधन हो गया और हम हमारे घर आ गए। इस पर चर्चा नहीं हुई। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को अपनी ओर से निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने 2015 के अंदर यह संविधान दिवस, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म शताब्दी थी, इसको देश भर में मनाने के लिए तय किया। तो जाके नीचे की पीढ़ी तक जाना शुरू हुआ है। और अभी मुझे लगता है इसको कई कानून के कल पहले 2 दिन से मैं कानून के वकीलों से भी मिल रहा हूँ, उनके कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, तो पा रहा हूँ अभी इसमें बहुत कुछ जानने पढ़ने करने का तो विषय आगे आता है। सबसे पहले तो होता है जानना, फिर समझना, फिर उसे क्रियान्वित करना। आज तीनों पक्ष में हमको गति की आवश्यकता है। इसलिए मैंने भी अपने विधानसभा के अंदर जो हमारा एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर मैंने संविधान गैलरी बनाई है, जिसे 22 जो है हमने प्रत्येक अध्याय का एक वहाँ पे चित्र दे करके और ओरिजिनल उसके सारा हमने चित्रित किया है। तो उसके कारण से जो भी गैलरी देखने आएंगे उसको निश्चित रूप से संविधान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और अनौपचारिक ये चर्चा स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भी जोड़नी चाहिए। जी सर। और आज बच्चों के अंदर भी वह अधिकार और कर्तव्य, हालांकि निर्देशक तत्व हैं, सब कुछ है, लेकिन टीचर जो है केवल उसको पढ़ा करके केवल परीक्षा का या किसी अनौपचारिक उसका अंग बना देते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती। क्लास के अंदर यदि हम इन कुछ मुद्दों पे एक कालांश सप्ताह में इस प्रकार यदि हम दे दें और इस पर चर्चा विस्तृत कराएं, तो मस्तिष्क में जमेगा और एक नैरेटिव स्थापित होगा। समाज में और देश के कई चीजें नैरेटिव से ही ठीक होते हैं। बिना नैरेटिव के केवल आप परीक्षा का एक पाठ्यक्रम का एक अंग बना दोगे तो उससे उसका समाधान नहीं होता। वकीलों के अंदर चर्चा हो, डॉक्टरों के अंदर चर्चा हो, क्योंकि ध्यान है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यहाँ के वकील, यहाँ के डॉक्टर्स,
यहाँ के इंजीनियर्स, वह प्रथम नागरिक है। जी। तो यह उनको अनुभूति कराना कि आपका कर्तव्य ये भी है कि आपको फर्स्ट माना गया है। फर्स्ट माना गया है तो आपका आचरण आपका उस अनुकूल है कि नहीं, अपने आप को विवेचन करो। वह यदि हमने प्रयत्न किया तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम बच्चों को, नई पीढ़ी को भी एक साथ जोड़ सकेंगे। हम संविधान के प्रति निष्ठा तो शपथ भी ले लेते हैं, लेकिन वो शपथ लेकर के वहीं का वहीं केवल एक औपचारिक बन जाता है। क्या वास्तव में शपथ में लिखा है, क्या शपथ का पालन मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में समय समय पर उसकी चर्चा, उसका कहते हैं फीडबैक लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब हम विश्व में आ गए, विश्व के देश तो हमको मानने लगे। ये आप देख रहे हो, फिर जब से मोदी जी आए विश्व में भारत की पहचान बनी है, और वो पहचान इस नैरेटिव के कारण बनी। अब जैसे इसके अंदर नारी के बारे में चर्चा है, अब नारी क्या तो अपने यहाँ सम्मान शायद अनादिकाल से रहा है। बिल्कुल। जो अपन दुर्गा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सरस्वती की पूजा करते हैं, अनादिकाल से रहा। लेकिन बीच के कार्यकाल में हम इन सब चीजों को भुलवा दिए गए, चाहे विदेशों के शासन के द्वारा और मेघालय के द्वारा या जो भी परिस्थितियां बनी। लेकिन आज समय है कि स्वतंत्रता के बाद इस पाठ्यक्रम के अंदर इसको अंग बनाए ताकि वह नारी आज भी हमारे लिए महान है। तो ये जो चारों ओर चुनौती है नारी के प्रति, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सोच बन रही है, आज तो लगभग मुझे लगता है कई बार अपन अखबार में पढ़ते पढ़ते अपने को मन पीड़ित होता है। क्या इस प्रकार की घटनाएं, चाहे दुष्कर्म की चाहे बलात्कार जो बढ़ी है, वह इसलिए है कि हमने हर एक को केवल अंग्रेजों के आधार पे हम लेडीज एंड जेंटलमैन करना शुरू किया। यदि उसमें विवेकानंद वाले भाई और बहना शुरू करेंगे तो बहन कहते ही आपका नैरेटिव बदल जाता है, अपनी संस्कृति है बदल जाता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ, इसका मैं कुछ स्कूलों में गया हूँ इन दिनों, तो मुझे लगा कुछ स्कूलों में भैया और बहन करना शुरू किया। जी। फिर एक स्कूल में गया, उसमें बच्चों को ये कहा गया कि तुम अपने जन्मदिन पे चाहे तुम्हें जो जेब खर्च मिलता है वो वनवासियों के लिए या गरीबों के लिए हमको दो। तो लिफाफे बंद करके 5 रुपए, 10 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए वो अपनी ओर से उस दिन इसको भेंट कर, वो पैसा वहाँ भेजा जाता है। तो उसको लगे कि जो गरीब समाज है इसके प्रति मेरा भी कोई कर्तव्य है, मैं भी उसके लिए आज की तुझ दे रहा हूँ। जो अभी विद्यार्थी जीवन में दे रहा है वो जीवन भर उसके दिमाग का नैरेटिव वो बन जाए। तो प्रैक्टिकली हमको कुछ चीजें उनके बिना भाषण के, बिना के गतिविधियों में भी उसको एक पार्ट हम उसको बनाइए। दो जो मैंने उदाहरण दिए, उसे भैया बहन कहने में कोई कठिनाई नहीं है, या अंग्रेजी स्कूल है तो ब्रदर सिस्टर कह दो, उसमें कोई एतराज नहीं है। और यदि अपने जन्मदिन या टीचर अपनी शादी की सालगिरह पर समाज के कमजोर वर्ग के लिए कुछ सहयोग करता है और देता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका समाज का गरीब वर्ग है, उसके लिए उसके मन के अंदर संवेदनशीलता जगेगी। तो मूल संविधान में ये कि समानता का अवसर हो, ये सारी चीजें उसी के आधार पे आती। समानता कैसे आएगी? और आज कहते हो सबको होना चाहिए। और जो कमजोर वर्ग है, जिसको पढ़ने की व्यवस्था नहीं मिली और जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आता है, दोनों को एक टेबल पे थोड़ी बैठा सकते हो। जब तक उसको उस लेवल तक आप ले आओ, तो ये आज प्रैक्टिकल करने की कुछ आवश्यकता है। सर, एक बात और आती है यहाँ पर, आपने अभी इंगित किया कि संविधान की जो प्रावधान है उसके साथ साथ हमें समाज पर भी ध्यान देना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए। जागरूकता के साथ साथ सर, नैतिक जो मूल्य हैं उनको आप कितना महत्व देते हैं और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि समाज के अंदर हर तबके में जो नैतिक शिक्षा है और नैतिक मूल्य है वो भी आगे आए और वो भी उच्च स्तर के हों? देखो, वैसे नैतिकता हमारे डीएनए में है, लेकिन वह नैतिकता धीरे धीरे हम भोगवादी संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जब हमारे जीवन में पैसा ही सब कुछ है तो फिर व्यक्ति उसको कमाने के लिए सारे हथकंडे अपनाता है, उसे नैतिकता पीछे रह जाती। तो यह उसके अंदर कई बार व्यक्ति में जो निराशा का भाव आता है, वो मैं पढ़ रहा था, आदमी कष्ट में क्यों है? जो अपने भाग्य से अधिक प्राप्त करना चाहता है या समय से पहले प्राप्त करना चाहता है, तब जाकर के उसको कहीं ना कहीं निराशा का भाव होता है। तो उसके साथ आदमी आगे बढ़े, महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा ये नहीं कि दूसरे को लंगड़ी मार के मुझे आगे बढ़ना है। जैसे डिसिप्लिन भी होता है ना, अपन कबड्डी भी खेलते हैं तो कबड्डी में पकड़ करते हैं, सामने वालों को हराते हैं, लेकिन वो लंगड़ी देने का उसमें मना होता है। तो इस प्रकार का जीवन के अंदर हमें अपने एक जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करूंगा, और इसके लिए घर का वातावरण भी उस अनुकूल बनाना पड़ेगा। केवल हम सोचें शिक्षण संस्थाओं में ही बनेगा, शिक्षण में तो 6 घंटे विद्यार्थी टीचर के साथ रहता है, लेकिन उसके साथ साथ 18 घंटे घर पे भी रहता है, समाज में रहता है, मित्रों में भी रहता है। ये सामूहिक प्रयत्नों से ही नैतिकता जीवन में आ सकती है, घर के वातावरण से आएगी। और घर के वातावरण नहीं, जिसको कोई पूजा पद्धति हो वह करे, उसके अनुसार भी समझ में। लेकिन उसका बड़ा पीड़ादायक ये बात मुझे कई बार लगती है, हम भोगवादी संस्कृति में केवल पैसा कमा अपने बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं देते। और कई बार तो संडे के मम्मी पापा हो गए तो
तो उसके बारे में हम यदि बच्चों के साथ संवाद करेंगे, उसके मन की बात को समाधान करेंगे, क्योंकि पहले एक ज़माना और था, जो कुछ बड़ों ने पिता ने कह दिया वो ओके, लेकिन आज के तारीख को तर्क के आधार पर उसको समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, विश्व की चीज़ों को देशानुकूल बनाना और देश की चीज़ को युगानुकूल बनाना, तब जाकर के चीज़ें तर्क के द्वारा मस्तिष्क के नई पीढ़ी को करना पड़ेगा। अभी मैं सिंगापुर भी गया, सिंगापुर कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और विद्यार्थियों से बात करने का अवसर मिला, तो लगा कि वहाँ उन कंट्रीज में फिर भी है, जैसे संस्कार है, कहीं कचरा नहीं फेंकना। मैं फॉरेन चारों कंट्री में कहीं पूरी सड़कों पे कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला, है ना, कोई पुलिस दिखी, कोई पुलिस पालन कराने वाली नहीं थी, लाल बत्ती तो रुक जाना। यह एक हमारा स्वभाव, यह धीरे धीरे हम सब जो इसको मैच्योर मानते हैं उनको अपने जीवन में लाना, और जीवन में लाने के साथ साथ अपने परिवार में लाना, फिर ये चीज़ें आगे बढ़ चलेंगी। सब संभव है, देश में बहुत बड़ी शक्ति है, वह करेगी। और उसमें धार्मिक लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, संत महात्माओं को भी आना पड़ेगा, अपने को उदाहरण बनना पड़ेगा। टाइम का पंचुअल, जैसे आपकी केंद्र सरकार में कई बार अनुभव करता हूँ, 9:30 का समय है तो 9:30 आ जाएंगे, और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आप जाओ तो 10 की जगह 10:30 भी आएंगे। तो ये नैरेटिव यहाँ बन गया। रेलवे पहले थी, अब टाइम से चलने लग गई, तो ये नैरेटिव बड़े लोगों में स्थापित हो गया। तो हमको भी मिल करके यहाँ जहाँ भी हम रह रहे हैं, जिस टीम में रह रहे हैं, कम से कम अपन ये तय करेंगे अपना आकाशवाणी का केंद्र है, उसमें कहीं भी हम यहाँ पे सफाई रखें, कोई चीज़ नहीं आएगी, हम शुरू करेंगे। तो इस प्रकार का धीरे धीरे मैं अपने विधानसभा के अंदर शुरू करूँ तो हम करेंगे तो परिवर्तन आएगा, और यह देश विश्व के पटल पर आज प्रभावी भूमिका बना रहा है, आगे भी बनाएगा, और यह विश्व गुरु के स्थान पर जो रहा है आज भी रहने की स्थिति में है, तो उसमें हम सब लोग अपनी नैतिकता, जैसे मैंने महिला का उदाहरण दिया, ये नैतिकता ही है। दूसरे के अधिकार का हनन न करना, ये भी नैतिकता है। दूसरे की संपत्ति पर अपनी निगाह न जड़ाना, आज भाई भाई जो लड़ रहा है वो नैतिकता का अभाव है। उसका कारण है घर के संस्कारों की भी कमी, शिक्षण संस्थाओं का भी जो रोल होना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं जो कमी आई है। हम आज़ाद हुए लेकिन वो अंग्रेज़ों की जो शिक्षा थी उसे चलते गए, और कभी पाठ्यक्रम में भी उस प्रकार का नहीं आए। अब आने लगा है, तो आप सोचेंगे कि अगले कुछ वर्षों में हम निश्चित रूप से समाज में बदलाव, देश में बदलाव हम लोग पाएंगे। सर, संविधान जो है वही विधायिका को भी शक्तियां देता है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ये देखने को मिल रहा है कि संसद में भी और राज्यों की विधानसभाओं में भी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। तो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते आपके द्वारा सदन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के किस तरह के प्रयास चल रहे हैं? अरे मैंने पहले सत्र में भी कोशिश की जी। उसका, जैसे हमेशा राजस्थान में कभी भी सर्वदलीय बैठक नहीं होती थी, वह मैंने पहली बार यहाँ प्रारंभ की ताकि बाकी दलों के नेताओं के साथ भी सदन शुरू होने से पहले विचार विमर्श किया जा सके। उसका 10% 20% कुछ असर होता है। उसके बाद आप यदि निष्पक्षता से वहाँ पे व्यवहार करते हो, जितना पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ, तो निश्चित रूप से उसमें एक कदम और हम आगे बढ़ते हैं, और सदन के अंदर सार्थक बहस हो और विपक्ष की भी बात को सुना जाए, उसको भी रखने का अवसर दिया जाए, तो वह भी कई बार कोऑपरेट करता है। इधर सत्ता पक्ष को भी ये सोचना पड़ेगा, यदि कोई अच्छी बात विपक्ष की ओर से कही जा रही है जी, उसको भी हम पालन माने, उसे स्वीकार करें, तो यह चीज़ें कम की जा सकती हैं। और इसका एक कारण तो अधिक दिनों तक सदन चले। कम दिन चलता है और अधिक दिन भी क्यों नहीं चलता, इधर हौला होता है तो सत्ता पक्ष चलता है, काहे के लिए हमारी बदनामी हो, हम तो सदन स्थगित करके चलो। तो दोनों पक्षों को उसके अंदर पहल करनी पड़ेगी, और साथ में विधायिका को के प्रति कार्यपालिका को अकाउंटेबल बनाना, ये केवल उत्तर महत्वपूर्ण है। जैसे मैं ये आया तो मैंने पाया कि पिछली विधानसभा के 5000 प्रश्नों के उत्तर ही बाकी थे। सेशन समाप्त हो गया, विधानसभा के लोग रिटायर होकर चले गए, उत्तर नहीं मिला। तो मैंने अभी मानस बनाया है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में से सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाए। आज ही मैंने समीक्षा की है, मैं चीफ सेक्रेटरी इत्यादि से बातचीत करके चाहूँगा कि अगले सत्र से पहले सारे उन लोग प्रश्नों के उत्तर हों, जनता के मुद्दे वहाँ पे उठें, जनता के मुद्दे का जवाब आए, हम लोग कुछ अधिक दिन सदन चलाएं। तो निश्चित रूप से यदि अधिक दिन सदन चलाएंगे और सबको समान अवसर देंगे तो उनकी भी निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। और समय समय पर हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, उसका भी उपयोग करें। और हमारी 20 के आसपास कमेटीज़ हैं, वो कमेटीज़ व्यवस्थित बने, सरकार के काम की समीक्षा करें, उनकी रिपोर्ट सदन में सही समय पर लेट हो, उसे बहस हो, तो काफ़ी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। अभी तक धीरे धीरे सदनों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। मैं देखा हरियाणा की
कुल मिला के 4-5 दिन 6 दिन सदन चलता है। किसी प्रदेश का 11 दिन चलता है, किसी का 16 दिन चलता है। लेकिन केरल एक विधानसभा है जिसमें 40 से 45 दिन भी चलता है। तो मैंने भी तय किया कि राजस्थान में इस साल प्रयत्न किया था, इतना 30 दिन तो हम चला पाए, लेकिन अगले सत्र से 3 सत्र लोकसभा की तरह हो और कम से कम 40 दिन यहाँ पे सदन की बैठकें हों और उसमें कोशिश करेंगे और कहीं भी डेडलॉक ना आए, क्योंकि कई बार डेडलॉक आता है। डेडलॉक आते ही यदि आप उठ के चले आते स्थगित, तो समाधान नहीं होता। आप स्थगित करके सभी पक्षों को अपने चैम्बर में बुला लो और उनकी बात सुनो और वहीं कुछ निर्णय कर लो, तो हमेशा कोई भी डेडलॉक आएगा तो संवाद के द्वारा ही ठीक हो सकता है। इसलिए संवाद की प्रक्रिया जितनी बढ़ेगी और एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हम सुधार ला सकते हैं। सर, आपने अभी बताया कि आपने अभी हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर राजनीतिक आख्यान संग्रहालय जो जयपुर में है उसमें आपने संविधान दीर्घा की शुरुआत की है और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी साल भर तक चलने वाले कार्यक्रमों की घोषणा की है। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि राजस्थान विधानसभा की तरफ से इस दिशा में और क्या प्रयास हो रहे हैं और साथ ही साथ आगे की कोई और भी आपकी योजनाएं हैं, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। जैसे एक तो हमने प्रयत्न किया, ये हमारे म्यूजियम बनाए जी, ये साधारणतया बहुत कम लोग देखने आते थे, वहाँ की सुरक्षा के कारण, रुचि न होने के कारण मैंने आते ही इसको जन दर्शन के साथ जोड़ा जी। और जन दर्शन में इसको सबके लिए खोला है और अब तक लगभग पिछले 6 महीने के अंदर 7-8 हज़ार लोग देख चुके हैं। इसके लिए मैंने दोनों सेक्रेटरी से चर्चा की, वो स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को अपने ग्रुप में म्यूजियम देखने के भेजें और साथ में जो पर्यटक जयपुर में आते हैं जी, वह भी इसको आकर के देखें। तो पर्यटन विभाग ने भी अपने ब्रोशर में हमारे म्यूजियम को डाल दिया है, तो इसका जितना प्रचार प्रसार होगा वो आएंगे और हमारे यहाँ भी देखने की अनुमति पूरी हमने खोल दी है। लेकिन हाँ, जो सुरक्षात्मक बातें हैं उसका तो ध्यान रख करके ही हमको अनुमति देनी होगी, वो हम दे रहे हैं। और साथ में इस म्यूजियम को और अधिक रिच बनाने का हमने प्रयत्न किया है। अभी पहले बना है, कुछ चीज़ें और जो जैसे गैलरी जुड़ी, ऐसे और भी गैलरीज हम कुछ उसमें बनाने वाले हैं, ताकि यह एक पूरे राजस्थान को 1952 से लेकर के आज तक अपग्रेड होते हुए सारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आजाद सारे वीरों का इतिहास सब उसमें आ जाए, इसका प्रयत्न करा। अध्यक्ष महोदय, आपके साथ बहुत ही सारगर चर्चा हो रही है, लेकिन वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है। तो चलने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के नाम आपका क्या संदेश है। मैं सभी श्रोताओं से ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारा लोकतंत्र में आस्था बनी रहे और इस देश में लोकतंत्र और संविधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। इस विश्वास के साथ हम हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, नैतिक मूल्य उसके रखते हुए हम यदि आगे बढ़ेंगे तो यह देश आगे बढ़ेगा और देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं हैं। इसलिए जीवन में प्रत्येक काम करते समय नेशन फर्स्ट, माई सेल्फ लास्ट, इस प्रकार के भाव से आगे बढ़ेंगे और समय समय पर इस संविधान की जो मुख्य बातें हैं उनका स्मरण करते हुए, चर्चा करते हुए, आम जन को जोड़ते हुए इसका एक पॉजिटिव सकारात्मक नैरेटिव बनाएंगे तो निश्चित रूप से यह देश हित में होगा और हम सब लोग भी कहीं ना कहीं अपनी चीज कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आज आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपने संविधान दिवस के महत्व, लोकतंत्र में संविधान की भूमिका और 75वीं वर्षगांठ पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों पर अपने विचार साझा करने के लिए अमूल्य समय दिया। आपका हृदय से आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत। श्रोताओं, अंत में आपसे यही अपील करेंगे कि संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आपके शहर, आपके गांव में होने वाले कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब शीला चावला को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया सुप्रिया बनर्जी ने, संपादक सुदर्शन नाहर और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी से विशेष भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल पर आपने सुना।